नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह की कविता पथिक का शेष भाग पढ़ेंगे। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। वह प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताता है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, तम अंधेरा, अर्धनिशा आधी रात, जग संसार अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का भाग। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन मुस्कान युक्त मुख, मृदु कोमल धीमी, तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। गगन गंगा अर्थात आकाश गंगा। पंक्तियों में कवि अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहा था, अब वह प्रकृति के दूसरे रूप का भी यशगान कर रहा है। वह कहता है कि जब आधी रात को जगत अर्थात संसार में चारों ओर घनघोर घना अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं। अर्थात अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। उस समय जगत का स्वामी, इस जगत को चलाने वाला, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाता है। अर्थात जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से जो संसार का स्वामी है अर्थात ईश्वर, वो धीमी गति से आकर समुद्र के तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। भाव यह है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी भी आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य को निहारता है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं, अर्धरात्रि के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अनुप्रास अलंकार है जैसे गगन गंगा गीत गाता में, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है जैसे तम, अर्ध, सस्मित वदन, स्वामी मृदु आदि। भाषा मधुर और प्रभावपूर्ण है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। विमुग्ध मोहित प्रसन्न, विहस हंस। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। विविध अनेक प्रकार के, कई तरह के पुष्प, फूल, सज श्रृंगार। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। हर्ष प्रसन्नता, खुशी, सानंद आनंद सहित, आनंद के साथ, महक सुगंध। पथिक कहता है कि जब संसार का स्वामी छिप छिप कर प्रकृति के सौंदर्य का पान करता है तो आकाश में चांद भी प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर प्रसन्नता से हंस देता है। वह भी अपनी आभा बिखेरने लगता है। वृक्ष भी तरह तरह के फूल पत्तों से स्वयं को, खुद को सजा लेते हैं। इस अनुपम अनोखे दृश्य को देखकर पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और वे भी चहक चहक कर अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को उजागर करने लगते हैं। फूल भी सुख से सांस लेने लगते हैं अर्थात वे भी अपनी सुगंध से सारे वातावरण को खुशनुमा बनाकर प्रसन्न कर देते हैं। कहने का भाव है कि इस अद्भुत दृश्य से प्रभावित होकर समस्त प्रकृति प्रसन्न हो उठती है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं,
कवि ने प्रकृति का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे चांद का हंसना, वृक्षों का सजना, फूलों का सांस लेना। अनुप्रास अलंकार है, जैसे विविध पत्तों पुष्पों से। भाषा तत्समयुक्त खड़ी बोली है। वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन जंगल, उपवन बगीचा, गिरी पर्वत, सानु समतल भूमि, कुंज लता और झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान। मेघ बादल, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय स्वयं को भूल जाना, नयन नीर आंसू। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तृण तिनका तरु पेड़, नभ आकाश, जलद बादल, विश्व विमोहन हारी अर्थात संसार को मुग्ध कर देने वाली। पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के प्रत्येक रूप के सौंदर्य की अनुभूति करता है। वह कहता है कि प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेघों से भी धीरज धारण नहीं किया जा रहा, और वे प्रकृति के प्रत्येक हिस्से, वन, उपवन, पहाड़, समतल भूमि, कुंज पर बरसने लगते हैं। प्रकृति के इस रूप को देखकर कवि भी भाव विभोर हो उठता है। उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तट और वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं, और स्वयं कवि अर्थात पथिक भी भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है कि सागर की लहरों, तटों, तिनकों, पहाड़ों, आसमान, किरणों, मेघों आदि पर लिखी हुई इस मधुर कहानी को पढ़ो और अनुभव करो, और इसे समझने का भी प्रयास करो। प्रकृति का जो ये रूप है, ये विश्व को मुग्ध, उसे मोहित कर देने वाला है। यह प्रेम और सुंदरता सारे विश्व का मन मोह रही है। यह बहुत ही प्यारी है। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं, प्रेम की अलौकिकता का वर्णन किया है। वन, उपवन, नयन नीर, तट, तृण तरु और विश्व विमोहन हारी में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा सहज है, सरल है, प्रभावी है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी। मनोहर मन को हरने वाली, उज्जवल पवित्र। जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। जी मन, हृदय, बानी वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। आनंद प्रवाहित, आनंद से बहने वाली धारा, अतिशय, अत्यधिक। पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति की इस लीला को, इस प्रेम लीला को समझकर उसी में खुशी का अनुभव करता है और कहता है कि प्रकृति की यह प्रेम कहानी बहुत ही मधुर और पवित्र है। उसका मन चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी के अक्षर बनकर विश्व की वाणी बने, अर्थात वह इसे शब्दों में व्यक्त करे और उसे पूरा विश्व सुने। वह आगे कहता है कि यह प्रेम लीला स्थिर, पवित्र, उज्जवल तथा आनंद देने वाली है। इससे ही प्रकृति में चारों ओर सदा सुख देने वाली शांति छाई रहती है। कवि को सर्वत्र चारों तरफ प्रेम का ही राज्य छाया हुआ प्रतीत होता है। उसके अनुसार प्रेम का राज्य बहुत ही सुंदर है। वह कहता है कि यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है और सुख देने वाली शांति है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है और यह बहुत ही सुंदर है।
काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि प्रेम की अलौकिकता का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। मधुर, मनोहर तथा सदा शांति सुखकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। भावबोधक और आश्चर्यबोधक शैली का प्रयोग किया है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।